17 जून 1631 बुरहानपुर, दक्कन। मुगल सम्राट शाहजहां की जिंदगी में उस दिन ऐसा दुख आया जिसने आने वाले कई सदियों का इतिहास बदल दिया। उनकी सबसे करीबी और प्रिय बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय इस दुनिया से चली गईं। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक इंसान की मौत का यह दर्द आगे चलकर ऐसी इमारत को जन्म देगा जिसे पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानेगी। मुमताज की मौत के बाद उन्हें बुरहानपुर में अस्थायी रूप से दफन किया गया, लेकिन शाहजहां के लिए यह उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1631 में मुमताज के पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और यमुना के किनारे दफन किया गया। यही वह जगह थी जहां आगे चलकर एक ऐसी इमारत खड़ी होने वाली थी जो सदियों तक शाहजहां और मुमताज के नाम को एक साथ जोड़कर रखेगी। शाहजहां ने मुमताज की याद में एक भव्य मकबरा बनवाने का फैसला किया और फिर 1632 के आसपास आगरा की धरती पर एक ऐसे निर्माण की शुरुआत हुई जिसकी विशालता का अंदाजा आज भी लगाना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक मकबरा बनाने की योजना नहीं थी। इसके साथ एक विशाल मंच, 4 मीनारें, मस्जिद, मेहमान खाना, मुख्य प्रवेश द्वार, बड़े बड़े बाग और पानी की पूरी व्यवस्था तैयार की जानी थी। यानी शुरुआत से ही ताजमहल को सिर्फ एक इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे परिसर के रूप में बनाया जा रहा था। सामने से देखने पर मुख्य मकबरा, उसके चारों तरफ खड़ी मीनारें और सामने फैला लंबा बाग एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें हर चीज अपनी सही जगह पर दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि 400 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ताजमहल को देखकर उसकी बनावट आज भी उतनी ही खास लगती है। लेकिन इतनी बड़ी इमारत सिर्फ शाही खजाने से नहीं बन सकती थी। इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत लगने वाली थी। अलग अलग इलाकों से पत्थर काटने वाले कारीगर, संग तराश, नक्काशी करने वाले कलाकार, जड़ाई के माहिर, सुलेखक और दूसरे विशेषज्ञ आगरा लाए गए। किसी के हाथ में हथौड़ा और छैनी थी, कोई संगमरमर को आकार दे रहा था, कोई उस पर फूलों की नक्काशी कर रहा था और कोई छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को सफेद संगमरमर के अंदर इतनी बारीकी से जड़ रहा था कि दूर से देखने पर वे पत्थर नहीं बल्कि असली फूलों जैसे दिखाई देते थे। ताजमहल की आधिकारिक जानकारी में इस विशाल निर्माण में लगभग 20,000 कामगारों के शामिल होने का उल्लेख मिलता है। राजस्थान से लाया गया सफेद संगमरमर इस इमारत की सबसे बड़ी पहचान बना, लेकिन सिर्फ सफेद संगमरमर ही इस्तेमाल नहीं हुआ। अलग अलग जगहों से लाए गए रंगीन और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया। इन्हीं पत्थरों को संगमरमर में जड़कर फूलों, बेलों और दूसरी खूबसूरत आकृतियों को बनाया गया। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ताजमहल किसी एक इंसान की बनाई हुई इमारत नहीं थी। इतने बड़े काम के पीछे कई वास्तुकार और विशेषज्ञ काम कर रहे थे। इतिहास में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम मुख्य वास्तुकार के रूप में खास तौर पर मिलता है, लेकिन उनके साथ कई दूसरे विशेषज्ञों और कारीगरों ने भी इस विशाल परियोजना को आकार दिया। इसलिए ताजमहल को सिर्फ एक आदमी की कल्पना कहना, उसके पीछे लगी हजारों लोगों की मेहनत को छोटा कर देना होगा। धीरे धीरे यमुना के किनारे सफेद संगमरमर की वह विशाल इमारत आकार लेने लगी। दीवारों पर महीन नक्काशी की जाने लगी। संगमरमर में अलग अलग रंगों के पत्थर जड़े जाने लगे। उनसे फूल और बेलों की आकृतियां बनाई जाने लगीं। और इन कामों को देखकर आज भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर के कारीगर पत्थर के साथ कितनी बारीकी से काम करना जानते थे। दीवारों पर कुरान की आयतों का खूबसूरत सुलेख भी किया गया। इस काम से अमानत खान शिराजी का नाम खास तौर पर जुड़ा हुआ है। आज भी ताजमहल की दीवारों पर दिखाई देने वाली यह लिखावट उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। फिर आता है ताजमहल का सबसे मशहूर हिस्सा, उसका विशाल सफेद गुंबद। उसके चारों तरफ 4 ऊंची मीनारें खड़ी हैं। पूरा मकबरा एक बेहद सोच समझकर बनाई गई समरूपता पर टिका हुआ है। हर तरफ एक संतुलन दिखाई देता है। लेकिन ताजमहल के अंदर भी एक ऐसी बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। आज जो शाहजहां और मुमताज की समाधियां दिखाई देती हैं, वे उनकी प्रतीकात्मक समाधियां हैं। उनकी असली कब्रें मुख्य कक्ष के नीचे स्थित हैं, यानी जिसे हम ऊपर से देखते हैं वह उनकी याद में बनाया गया हिस्सा है, जबकि उनके वास्तविक दफन स्थान उसके नीचे हैं। मुख्य मकबरा 1648 तक पूरा हो चुका था, लेकिन ताजमहल का पूरा परिसर उस समय भी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। मस्जिद, मेहमान खाना, मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे हिस्सों का काम आगे भी चलता रहा। यूनेस्को के अनुसार पूरे परिसर का निर्माण लगभग 1653 तक पूरा हुआ। यानी जिस इमारत को हम आज कुछ सेकंड में एक तस्वीर की तरह देख लेते हैं, उसे तैयार करने में 2 दशकों से ज्यादा का समय लगा।
इसके पीछे बहुत बड़ा शाही खर्च था, हजारों लोगों की मेहनत थी और कई सालों तक चलने वाला एक ऐसा निर्माण था जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। लेकिन ताजमहल जितना इतिहास से जुड़ा है, उतना ही कई कहानियों और किंवदंतियों से भी जुड़ा हुआ है। सबसे मशहूर कहानी उन कारीगरों की है जिनके बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे दोबारा कभी ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सकें। सुनने में यह कहानी बेहद डरावनी लगती है, लेकिन समस्या यह है कि इसके समर्थन में कोई भरोसेमंद ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इसे इतिहास का पक्का सच बताना सही नहीं होगा। यह एक लोकप्रिय किंवदंती है जिसे लोग सदियों से सुनाते आ रहे हैं। इसी तरह ताजमहल के सामने यमुना के दूसरी तरफ काले ताजमहल की कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का एक दूसरा मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इसे भी प्रमाणित इतिहास की बजाय एक पुरानी कहानी या धारणा के रूप में देखना ज्यादा सही है। फिर समय बदलने लगा। मुगल साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे बदलती गई और शाहजहां की अपनी जिंदगी भी एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई। उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता संभालने के बाद शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद रखा। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में शाहजहां उसी आगरा में रहे जहां यमुना के दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी याद खड़ी थी। 1666 में शाहजहां की मौत हुई और उन्हें मुमताज महल के पास उसी मकबरे में दफन कर दिया गया। इस तरह जिस इमारत की शुरुआत मुमताज की याद में हुई थी, वही आखिरकार दोनों की अंतिम विश्राम स्थली बन गई। लेकिन ताजमहल की कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। शाहजहां चला गया, औरंगजेब का दौर भी खत्म हो गया। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई। फिर दूसरे शासक आए और चले गए। आगरा का शहर बदलता रहा, लेकिन यमुना के किनारे खड़ा ताजमहल अपनी जगह बना रहा। समय के साथ इमारत को नुकसान भी हुआ और इसके संरक्षण की जरूरत पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन के समय ताजमहल के संरक्षण और परिसर के सुधार के लिए बड़े काम किए गए। इसके बाद भी इसे सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग दौर में संरक्षण का काम जारी रहा। आज ताजमहल को सिर्फ एक प्रेम की निशानी कहना शायद उसकी पूरी कहानी को समझने के लिए काफी नहीं है। इसके अंदर शाहजहां का निजी दुख है। इसके पीछे एक विशाल साम्राज्य की ताकत और संसाधन है। इसमें हजारों कारीगरों की मेहनत है। इसकी बनावट में भारतीय, फारसी और इस्लामी स्थापत्य परंपराओं का मेल दिखाई देता है और इसके साथ ऐसी कई कहानियां भी जुड़ी हैं जिन्हें लोगों ने सदियों तक सुनाया और आगे बढ़ाया। यमुना के किनारे खड़ी यह सफेद इमारत उस साम्राज्य से कहीं ज्यादा समय तक जीवित रही जिसने इसे बनवाया था। शाहजहां नहीं रहे। मुमताज को दुनिया छोड़े लगभग 400 साल हो चुके हैं। उस दौर के ज्यादातर कारीगरों के नाम भी आज आम लोगों को याद नहीं है। जिस मुगल सत्ता ने इस इमारत को खड़ा किया था, वह भी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ताजमहल आज भी वहीं खड़ा है। सुबह की हल्की रोशनी में इसका रंग कुछ और दिखाई देता है। दोपहर में सफेद संगमरमर अलग तरह से चमकता है और रात की चांदनी में वही इमारत बिल्कुल अलग एहसास देती है। शायद यही ताजमहल की सबसे बड़ी ताकत है। इसे देखने वाला हर इंसान इसके अंदर अपनी अलग कहानी ढूंढ लेता है। किसी के लिए यह मोहब्बत की निशानी है, किसी के लिए मुगल स्थापत्य की महान उपलब्धि, किसी के लिए हजारों कारीगरों की मेहनत का नतीजा और किसी के लिए इतिहास और किंवदंतियों के बीच खड़ी एक ऐसी इमारत जिसके बारे में आज भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 400 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ताजमहल अपनी कहानी सुनाता हुआ खड़ा है। इसकी कहानी 1631 में मुमताज महल की मौत से एक नए रूप में शुरू हुई। 1632 के आसपास इसके निर्माण का बड़ा काम शुरू हुआ। 1648 तक मुख्य मकबरा तैयार हो गया और लगभग 1653 तक पूरा परिसर आकार ले चुका था। शायद ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य उसकी खूबसूरती नहीं है। असली बात यह है कि इसे बनाने वाला इंसान चला गया। इसे बनाने वाले हजारों हाथ समय की धूल में खो गए। जिस साम्राज्य ने इसकी नींव रखी वह भी खत्म हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई वह इमारत आज भी हमारे सामने खड़ी है। और शायद इसी वजह से ताजमहल को देखकर आखिर में एक ही सवाल मन में आता है, क्या इंसान अपने किसी बेहद प्यारे इंसान की याद को समय से भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है?